हेलो गाइज़, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइज़, कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी मैथमेटिकल फिजिक्स के रिवीजन के ऊपर, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि मैंने उस वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट फार्मूले, कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट फार्मूले, और फाइनली वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जेस्ट के एस्पिरेंट्स और गेट के एस्पिरेंट्स के लिए, वो है डिराक इंटीग्रल्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। तो आप ज़रूर देख लीजिएगा उसको। आज के इस वीडियो में हम एक शॉर्ट टॉपिक बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक है, वो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। कई बार तो मैंने ऐसा देखा है कि एक ही ईयर में दो दो तीन तीन क्वेश्चंस आए हैं, जैसे 2018 में 3 क्वेश्चंस आए थे। तो आप इसे कैसे स्किप कर सकते हो, क्योंकि एक एक इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़रूरी होता है, एक एक मार्क्स से एडमिशन छूट जाता है स्टूडेंट्स का। तो आज हम वही करेंगे। तो मैं सबसे पहले शुरू कर रहा हूँ गैलीलियन रिलेटिविटी से। कुछ कम क्वेश्चंस भी करेंगे गाइज लास्ट में, तो बनी रही है मेरे साथ। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से मैं शुरू कर रहा हूँ सबसे पहले। देखिए, बेसिकली स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम आती है ना, स्टूडेंट को प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि वो क्वेश्चन को 2 बार नहीं पढ़ते हैं। तो हमेशा मैं आपको बोल रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन को 2 बार ज़रूर पढ़िए। तो देखिए, जो भी खेल है रिलेटिविटी में वो सब किसका है गाइज, वो है आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। स्टूडेंट को फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर ढंग से पता चल जाए तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर क्लियर नहीं है तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर अभी 2 फ्रेम्स बना रहा हूँ गाइज, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये वाला फ्रेम v वेलोसिटी के साथ पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मान लीजिए कि मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है इस रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में s में, और ये मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है s डैश में, x, y, z, t। और इसमें वही कोऑर्डिनेट जो इसको लगेंगे कि ये कोऑर्डिनेट कौन से हैं, तो वो x, y मतलब जो इसको लगेगा वो लगेगा x डैश, y z, z डैश और t डैश। अब बेसिकली गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या पता चलता है, गैलीलियन रिलेटिविटी क्या है कि टाइम इज़ अ एब्सोल्यूट क्वांटिटी, टाइम इज़ नॉट अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, टाइम इज़ अ एब्सोल्यूट। सो बेसिकली जो फार्मूले निकल के आते हैं इसमें, वो x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी सेकेंड, क्योंकि y डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि ये x एक्सिस में मूव कर रहा है अभी, तो इसमें y में कोई चेंज नहीं आएगा, z में भी कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि टाइम एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, तो टाइम में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो एक तो ये बेसिक चीज़ अगर आपको पता है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हो इसके बेसिस पर भी। और 2018 में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था, अभी हम करेंगे उसको एंडिंग में। तो मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। अब गाइस, इसके ऊपर और क्या आने के चांसेस है गैलीलियन के ऊपर, तो ज़्यादातर देखा गया है वेरिएंस और इनवेरिएंस के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और आए हुए हैं प्रीवियस। जब आप देखोगे पेपर को पलटोगे, मैं बात सिर्फ जैम की नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे एंट्रेंसेस की बात कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखिएगा इन 2 पॉइंट्स को। पहला, न्यूटन्स लॉ इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है गाइज। मतलब न्यूटन्स लॉ जो होता है वो इसके अंदर इनवेरिएंट होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है हमेशा। न्यूटन्स लॉ हमेशा ही इनवेरिएंट होता है, न्यूटन्स लॉ हमेशा इनवेरिएंट होता है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा चीज़ क्या ध्यान रखना है, वेव इक्वेशन और मैक्सवेल इक्वेशन भी आप कह सकते हो। मैक्सवेल्स इक्वेशंस आर वेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप, वेव इक्वेशन और मैक्सवेल इक्वेशन इनवेरिएंट नहीं होते हैं, ये वेरिएंट हो जाते हैं, ये रिमेन्स अनचेंज नहीं होते, ये चेंज कर जाते हैं जब भी आप एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में देखते हो। तो ये 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब इसमें बेसिक चीज़ें नहीं आता है कि वेलोसिटी वेरिएंट होता है कि नहीं होता है, वेलोसिटी इनवेरिएंट होता है या एक्सेलरेशन। आपको यही 2 चीज़ें ध्यान रखनी है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं पहले भी। तो अब आपको लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन में क्या पता होना चाहिए, तो लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता देता हूँ गाइस। देखिए, मैं पहले फ्रेम बना लेता हूँ क्योंकि फ्रेम बहुत ज़रूरी है जब भी आप रिलेटिविटी की बात करते हैं, क्योंकि अगर आपको फ्रेम नहीं पता कि 2 तरीके के फ्रेम होते हैं, आई होप कि आपको पता होगा, एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम मीन्स नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या तो वो रेस्ट पर होंगे या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होंगे। और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास एक पॉइंट है यहाँ पर जो कि रेस्ट फ्रेम है और ये मूविंग फ्रेम है विद वेलोसिटी v। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लिख दिया x, z, t। तो इसके रिस्पेक्ट में ये पॉइंट कैसा दिखेगा अकॉर्डिंग टू दी लॉरेंट्ज रिलेटिविटी या लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। तो कैसा दिखेगा, आपने अगर फॉर्मूला ध्यान से देखा होगा, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो क्या होता है, मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जो रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला कोऑर्डिनेट मिलेगा वो x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई
सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको कि मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यही कोऑर्डिनेट्स हमें दिखते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी जो ये मूविंग फ्रेम है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका वाई और जेड तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्यों आया था, वो बेसिकली टाइम को देखकर आया था कि टाइम एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, टाइम एक रिलेटिव क्वांटिटी है। तो टाइम अगर रिलेटिव क्वांटिटी है तो टाइम भी चेंज कर जाता है गाइस, और फॉर्मूला निकल के आता है कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ पर x और t वही जो पॉइंट्स हैं, सॉरी कहीं मैंने डैश ना समझ लें आप, तो x और t जो है ये रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए टाइम और कोऑर्डिनेट्स हैं। लेकिन गाइस क्या होता है, कभी कभी इन्वर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आया था, जैसे आपको रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला, लेकिन मान लीजिए कि आपको मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोऑर्डिनेट दिया हो और पूछता है रेस्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट में बताइए कोऑर्डिनेट्स कैसे दिखेंगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। तो उस केस में कुछ नहीं होता, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो देखिए वी टी डैश अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और ये y क्योंकि कोई चेंज नहीं है, z में भी कोई चेंज नहीं है, और t में t इज इक्वल टू टी डैश प्लस वी एक्स ओवर सी स्क्वायर ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो इन फॉर्मूले को बस आपको क्वेश्चन को दो बार पढ़ना है, सब आसान हो जाता है गाइस, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को दो बार पढ़ना है, ईजी हो जाता है। अब इसके बाद क्या पता होना चाहिए कि सर लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन में क्या वेरिएंस होता है और क्या इनवेरिएंस होता है। तो बस एक पॉइंट ध्यान रखना है, न्यूटन्स लॉ एंड मैक्सवेल्स इक्वेशंस आर इनवेरिएंट अंडर लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है गाइस, यानी न्यूटन्स लॉ भी और मैक्सवेल इक्वेशंस भी यहाँ पर इनवेरिएंट होते हैं। इसलिए तो ये आया था कि ये मैक्सवेल इक्वेशन को वो वेरिएंट क्यों कर रहा था, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वेरिएंट क्यों कह रहा है, तो उसको सही साबित करने के लिए बाद में लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन आया, और इसमें क्या होता है, दोनों ही चीज़ें इनवेरिएंट होती है। ये बात आप अपने दिमाग में फिट रख लेंगे, ठीक है। आप लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन से गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जा सकते हो ओनली व्हेन योर वेलोसिटी इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक। और क्या पता होना चाहिए गाइस आपको स्पेशल रिलेटिविटी में, देखिए मैं बता रहा हूँ अब आपको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, देखिए इन सब का डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, क्योंकि स्टूडेंट फॉर्मूला ही भूल जाते हैं। तो अगर आपके पास एक ये रहा मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और ये आपके पास रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मान लीजिए रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो L0 है, तो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाते हैं उसके दोनों तरफ के। तो जो लेंथ मिलता है आपको मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, वो रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये फॉर्मूला होता है ना। तो ध्यान रखिएगा इस यहाँ पर v इज़ दी वेलोसिटी ऑफ दी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, L0 का मतलब है जो रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेंथ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। टाइम डायलेशन की बात करते हैं, टाइम डायलेशन की अगर हम बात करते हैं, अच्छा एक सेकंड गाइस, यहाँ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे को याद आ गया यहाँ पर, कि मान लीजिए ये लेंथ ऐसे मतलब सीधा ना रखा होता, ये किसी एंगल पे रखा होता इसके रिस्पेक्ट में, यानी व्हेन रॉड और समथिंग इज एट एन एंगल ऑफ थीटा विद एस डैश के रिस्पेक्ट में अगर थीटा एंगल बना रहा है तो इसके दो कंपोनेंट बनाने आपको। L0 x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L0 cos थीटा, और L0 y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L0 sin थीटा। अब क्योंकि ये x एक्सिस में मूव कर रहा है तो केवल आपको x में चेंज लाना है, यानी Lx कितना हो जाएगा, ये L0 cos थीटा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और Lx में तो कोई चेंज नहीं आएगा, Ly में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये L0 sin थीटा ही रह जाएगा। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, चाहे वो BHU हो, DU हो या IIT JEM ही क्यों ना हो, तो उसमें भी आया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा आपको कंपोनेंट बना लेने हैं, ठीक है, कंपोनेंट बना लेने हैं कि x कंपोनेंट L cos थीटा में चेंज होगा, L sin थीटा में कोई चेंज नहीं होगा। अब यही अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस y में जा रहा होता तो y में चेंज आता, आपको यही फॉर्मूला यहाँ L sin थीटा करके लेना होता, ठीक है। तो अब टाइम डायलेशन देखिए, टाइम डायलेशन तो सेम वही चीज़ है, जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास एक रॉकेट है और वो रॉकेट जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और इसमें आपने कोई घड़ी रखी हुई है, तो उसमें अगर टाइम का डिफरेंस डेल्टा टी डैश है, क्योंकि वो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और आप लोग अर्थ पे खड़े हो, ठीक है, तो अर्थ पे उसका डेल्टा टी है जो घड़ी का जो टाइम डिफरेंस है। सो बेसिकली आपको मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या मिलता है, रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओवर में गामा। फिर गामा का मतलब आपको पता होगा लॉरेंट्ज फैक्टर होता है 1 अपॉन में 1 माइनस
v²/c²। यही फॉर्मूला होता है जो टाइम डायलेशन का फॉर्मूला है। इसके ऊपर बहुत सारा आसान आसान क्वेश्चन आता है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। फिर ऐसे ही एक फॉर्मूला है मास का, कि मास वेरिएशन हो जाता है ना वेलोसिटी के साथ, मास वेरिएशन हो जाता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, m=m0 1/this। सिंपल, और कुछ नहीं है इसके ऊपर, और कुछ नहीं है। अब बात करते हैं एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। एनर्जी के फॉर्मूले को आप कैसे भूल सकते हो, तो ध्यान रखिएगा। एनर्जी अगर हम बात करें रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी की, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी की, तो जो टी का फॉर्मूला होता है वो होता है mc² माइनस m0c²। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, m का मतलब है ये वाला, यानी वेलोसिटी के साथ जो वेरी करती है मास। तो ये m0c² 1/1 v²/c² माइनस m0c²। तो ये m0c² आप कॉमन भी ले सकते हो, और आप इसको लिख सकते हो यहाँ पर, ये 1 माइनस v²/c² की पावर माइनस हाफ माइनस दिस। अब यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन लगा के आप देखोगे तो हाफ mv² का फॉर्मूला निकाला जाता है, बट जनरल फॉर्मूला ये है, रिलेटिविस्टिक का फॉर्मूला ये है। तो मैंने क्यों करा है यहाँ पर, क्योंकि आपसे पूछ सकता है किस ऑर्डर तक आप अप्रॉक्सीमेशन करते हो। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर तक हम अप्रॉक्सीमेशन करते हैं, ताकि जो सिंपल काइनेमेटिक्स वाली जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमें मिल जाए। ठीक है, अब रिलेटिविस्टिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, रिलेटिविस्टिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, वो E² = p²c² प्लस m0² c⁴। इसको भी ध्यान रखेंगे गाइज, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आए। अब इसके ऊपर मैंने देखा है दो चीज़ों पर आता है। एक होता है फेज़ वेलोसिटी, जो दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो मैं बता रहा हूँ आपको। फेज़ वेलोसिटी का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा गाइज, ω/k और E/p होता है। और ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dω/dk और dE/dp। तो कोई रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है तो आपको रिलेटिविस्टिक एनर्जी पता होगी, तो आप उसका ग्रुप वेलोसिटी निकाल सकते हो, इवन फेज़ वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में देखोगे तो आया हुआ है एक क्वेश्चन, एक या 2014 में यानी 2014 में या 15 में आया हुआ है, तो आप जरूर चेक कर लीजिए और उसे करिए। सिंपल dE/dp निकालिए, वो उस रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए ग्रुप वेलोसिटी हो जाएगी, और सिमिलरली फेज़ वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो इसके अलावा और आपको स्पेशल रिलेटिविटी में मेरे ख्याल से तो और कुछ पता नहीं होना चाहिए। जो कि जैम की बात करते हैं अगर हम, जो भी चीज़ें थी वो मैंने अभी आपको बताई हैं। लेकिन हाँ गाइस, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ अभी, वो है रिलेटिव वेलोसिटी एडिशन। रिलेटिव वेलोसिटी एडिशन या सिंपल आप रिलेटिव वेलोसिटी एडिशन फॉर्मूला कह सकते हो। तो हम पहले उसे कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि मूविंग है, और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि रेस्ट है। तो ये मान लीजिए v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। कोई पार्टिकल है जो कि यहाँ पर इस रेफरेंस फ्रेम में ux, uy और uz से मूव कर रहा है। तो ये वेलोसिटी इस मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कितना दिखेगा, अगर ये भी v वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में जा रहा है। सेम डायरेक्शन, ध्यान रखिएगा, पार्टिकल की स्पीड और फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्पीड अगर सेम है तो फॉर्मूला क्या निकल के आता है, ux' = ux माइनस v/1 माइनस ux v/c²। ध्यान रखिएगा, x कॉम्पोनेंट, y कॉम्पोनेंट क्या होता है uy, और ये हो जाता है 1 माइनस v²/c² ओवर 1 माइनस ux v/c²। और सिमिलरली z कॉम्पोनेंट = uz 1 माइनस v²/c² ओवर 1 माइनस ux v/c²। ठीक है, अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी आती है। अब मान लीजिए कि ये पार्टिकल या इधर मूव कर रहा होता तो आपको यहाँ बस प्लस लगाना है, ऊपर प्लस लगाना है, नीचे कोई चेंज नहीं होगा। अगर ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, पार्टिकल और मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक दूसरे से अपोजिट में जा रहे हैं, तो ऊपर प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। अब इसका इन्वर्स भी तो आ सकता है, तो वो बहुत आसान है। इन्वर्स में क्या पूछ लेगा कि आपको मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में दिया होगा, रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए पूछेगा। मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में दिया होगा, रेस्ट फ्रेम में पूछेगा। तो सिंपल इन्वर्स के केस में क्या हो जाता है, ux = ux माइनस v, क्योंकि अभी भी सेम डायरेक्शन, मैं पहले सेम डायरेक्शन का ले रहा हूँ, सेम डायरेक्शन में ध्यान रखिएगा। तो नीचे बस प्लस हो जाएगा, इस केस में नीचे सभी में प्लस हो जाएगा। ये देखिए नीचे, बाकी तो ये इन चीज़ों में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर ये माइनस और नीचे ये प्लस हो जाएगा, तीनों में प्लस हो जाएगा इन्वर्स के केस में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी स्पेशल रिलेटिविटी में। अब हम कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, वो भी अच्छे वाले क्वेश्चंस। तो पहला जो क्वेश्चन है ये मेरे पास, ये जैम 2018 का क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, जैम 2018 का क्वेश्चन है। तो ये रहा क्वेश्चन, वो आपके सामने कह रहा पार्टिकल ऑफ मास m। आप क्वेश्चन को पढ़िए पहले, इस रोक के वीडियो को, मैं अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं, आपके सामने है,
देखिए मैं अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए हमें पता है कि S1 S2 फ्रॉम S2 फ्रेम जो R हमें पता चलेगा क्योंकि गैलीलियन रिलेटिविटी लगेगी इसमें, तो R वेक्टर जो पता चलेगा वो होगा x माइनस वी टी आई कैप, क्योंकि x एक्सिस में मूव कर रहा है, प्लस y j कैप। अब यहाँ पर आपको पता है x क्या है, r cos ओमेगा टी, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, माइनस वी टी जो वेलोसिटी है उसकी फ्रेम की आई कैप, प्लस r साइन ओमेगा टी j कैप। ठीक है, तो आपको r वेक्टर पता चल गया। v वेक्टर क्या होगा, सिंपली इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, r ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस वी आई कैप प्लस r ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। हमें पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो r क्रॉस p होता है बेसिकली, और आप इसे ये भी लिख सकते हो r क्रॉस एम वी, और इसे आप ये भी लिख सकते हो m r क्रॉस v। तो जब मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा, मैंने निकाला हुआ अपनी कॉपी में यहाँ पर, जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आपके पास आने वाला है m ओमेगा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, तो मैं उसको और सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ। यहाँ पर हो जाएगा m r स्क्वायर ओमेगा माइनस वी टी आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस वी आर साइन ओमेगा टी। ठीक है गाइज, अब आपको कह रहा है टी इज इक्वल टू 2π/, ओमेगा में बताना है, तो 2π/, जब आप पुट करेंगे तो एल वेक्टर आएगा आपके पास m ओमेगा आर स्क्वायर 1 माइनस 2π। अब इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो ये 5.28, नेगेटिव नहीं आएगा, 5.28 m ओमेगा आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू बतानी थी हमें, तो ये 5.28 नेट का क्वेश्चन था, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, इसमें गैलीलियन रिलेटिविटी लगी है, तो आपको ध्यान रखना है गैलीलियन रिलेटिविटी में जो कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं वो कैसे होते हैं। सिंपल। 54th क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन कह रहा है अभी हमारे पास रॉड R1 हैज़ अ रेस्ट लेंथ 1 मीटर। ये क्वेश्चन को आप रोक के पढ़ सकते हैं यहाँ पर अभी। ठीक है, मैं इसको अब सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए सोल्यूशन देखिए, ये कह रहा था कि हमें रेस्ट लेंथ जो है उसका 1 मीटर है, रेस्ट लेंथ 1 मीटर है जो उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और R2 के पास 2 मीटर का है। R1 और R2 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, दोनों की स्पीड दी हुई है। R1 की स्पीड दी हुई है हमारे पास प्लस वी आई कैप, और R2 की स्पीड दी हुई है माइनस V2 माइनस वी जे कैप। ठीक है, वो आई कैप, सॉरी, दूसरे से अपोजिट मूव कर रहे हैं। इफ़ R2 हैज़ अ लेंथ ऑफ 1 मीटर इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ R1, V/C निकालनी। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। हमें पता चल गया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो स्पीड है वो माइनस वी है, और जो यू एक्स डैश है, यू एक्स डैश वो भी माइनस वी है। ठीक है, क्योंकि वो मूव कर रहे हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो फॉर्मूला हमें पता है, यू एक्स इन्वर्स लगेगा इसमें, ये यू एक्स डैश प्लस का वी ओवर, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे हैं तो प्लस करना है, मैंने अभी आपको पीछे बताया था, 1 प्लस वी एक्स डैश और ये सी स्क्वायर। इन्वर्स का निकाला है हमने इन्वर्स का फॉर्मूला लगाया है, तो 2v ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यू एक्स पता चल गया हमें, यानी कि रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हमें वेलोसिटी पता चल चुकी है। अब हमें पता है कि L इज इक्वल टू एल नॉट, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला यू एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब ये यू एल कितना दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एल दिया हुआ है वो 1 मीटर दिया हुआ है, इज इक्वल टू ये 2 है, ऑलरेडी रेस्ट फ्रेम में उसकी जो लेंथ है वो 2 है, और ये आपको यहाँ पर वेलोसिटी कितनी निकाली आपने, 4v स्क्वायर ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का स्क्वायर, और ऑलरेडी नीचे एक सी स्क्वायर था। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, रीअरेंज वगैरह करके सॉल्व करना है। ये 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 माइनस 4v स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ से v बाई सी निकालना बहुत आसान है गाइस, निकालिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कितनी वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही आसान है, इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, ये भी जैम 2018 का ही क्वेश्चन है अगेन। तो ये रहा वो क्वेश्चन, आप इसको रोक के ज़रूर पढ़ लीजिए। 2 इवेंट्स एंड E1 एंड E2, यहाँ पर 2 इवेंट्स दिए हुए हैं, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए 2 इवेंट्स दिए हुए हैं जिनका टाइम डिफरेंस 0 है, बेसिकली टाइम का डिफरेंस नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस दिया हुआ है x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 10⁸। तो हमें यहाँ पर टाइम का फॉर्मूला लगाना है। टी डैश का फॉर्मूला क्या होता है, t माइनस वी एक्स ओवर सी स्क्वायर ओवर अंडर रूट वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो अगर मैं पहले इवेंट की बात करता हूँ तो ये t1 माइनस वी एक्स वन, सॉरी यहाँ पर सी स्क्वायर ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। t2 डैश की बात करता हूँ तो t2 माइनस वी एक्स टू बाई सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सिंपल। अब आपको इन दोनों का डिफरेंस 0 दिया, यानी ये दोनों सेम है। ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों निकालना है हमें। अगर आपने क्वेश्चन को, सॉरी, ये दोनों सेम दिया हुआ है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये t2 माइनस t1 डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा x2 माइनस x1
v बाई सी स्क्वायर ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये 10 की पावर 8 हो जाएगा। v कितना दिया हुआ है, v हमें 0.8 c दिया है, ये सी स्क्वायर, और इसके ओवर में 1 माइनस, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस 0.64, 1 माइनस 0.64 इसे सॉल्व करना है हमें। तो ये t2 डैश माइनस t1 डैश इज इक्वल टू, ये एक सी से एक से कैंसिल हो गया, यहाँ पर 0.6 आ गया, तो ये 0.6 0.4 बाई 0.3 यानी 8 बाई 18, तो यानी कि 0.44 सेकेंड्स के आसपास। ये आंसर है आपका। क्लियर है? तो और भी क्वेश्चंस आप ट्राई करिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से और प्रीवियस ईयर के पेपर से, और मुझे बताइए कहीं पर डिफिकल्टी हो रही है आपको या नहीं। मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप क्वेश्चन को जरूर 2 बार पढ़िए, अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, और ज़्यादा से इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।